हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यहाँ पर हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम्स आप लोगों के चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं तो आप देने जाएंगे ही, उसी के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी का, तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर। तो कई बार हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है ना, बोरोड बैग कहा जाता है। तो क्या सच में हमारा संविधान जो है एक बोरोड बैग है? तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों नहीं? तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जिसे 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया, ड्राफ्ट किया गया। हालांकि ये भी सच है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हमने दूसरे संविधानों से, दूसरे देश के संविधानों से समझा, देखा और फिर उनको अपने संविधान में ऐड किया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ से उठा के खुद ले लिया, बोरो कर लिया है, ऐसा नहीं है। क्यों हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? रीज़न इसका ये है कि हमने जो भी अपने संविधानों में ऐड किया है ना, वो टू कॉपी बिल्कुल वैसा ही हमने नहीं कर दिया है, पूरी नकल नहीं की है। बल्कि हमने क्या किया है, हमने मेन जो थीम है, जो सिद्धांत है, उसको देखा, हमारे देश में उसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, उसको उस तरीके से लागू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता कॉन्सेप्ट एक है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट उसका है कि राज्य जो है धर्म से अलग रहकर काम करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट जो भारत में लागू हुआ है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लागू है धर्मनिरपेक्षता का, एक दूसरे से बहुत अलग है। तो इसी तरह से हमने बिल्कुल एज इट इज़ उठाकर अपने संविधान में नहीं रखा। हमारे देश में क्या चीज़ किस तरह से लागू की जा सकती है, उस तरह से हमने मॉडिफाई करके उसको किया है। तो इसलिए हमारा ओरिजिनल ही है, हमारा बोरोड नहीं है बिल्कुल भी। वही यहाँ पर लिखा है, दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपीड। और साथ ही में दुनिया के दूसरे सारे संविधानों के मुकाबले हमारा संविधान मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था ना, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और फिर बनाना शुरू हुआ, तो उस टाइम तक ना विश्व के सभी देशों में, या सभी तो नहीं बोलेंगे, मोस्टली देशों में और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो सभी सिद्धांत जो कॉमन सिद्धांत हैं किसी भी संविधान में होने चाहिए, किसी भी देश में लागू होने चाहिए, वो ऑलरेडी सिद्धांत क्रिएट हो चुके थे। तो हम अलग कहाँ से बनाते, है ना। जैसे कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का है, धर्मनिरपेक्षता की मैंने बात की, गणतंत्र है, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है, सोवरेनिटी का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो किसी भी संविधान में किसी भी देश में होने ही चाहिए, ये सब पहले से ही बन चुके थे। तो फिर भारत को वो मतलब कॉपी नहीं बोला जाएगा ना, ये सिद्धांत हैं जो सबके पास होने चाहिए और वो ऑलरेडी कोई बना चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही उनका इवॉल्व हमें देखने को मिल चुका उन सिद्धांतों का, तो वो हमें रखने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से भी इसको कॉपी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अभी जब हम बोल रहे थे कि हमारा संविधान मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में, यहाँ से आप देख सकते हैं, 395 आर्टिकल्स शामिल किए गए थे ओरिजिनली। अभी हम देखते हैं तो बढ़ के 448 हो गए हैं, लगभग 448 हो गए हैं। हालांकि हम सीरियल वाइज देखें तो 395 ही हैं, बीच बीच में क्लॉज A, B, 1, 2 इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं। वही हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो यहाँ सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना वास्ट है हमारा संविधान। अपने कंटेंट और स्पिरिट में ये बहुत यूनिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही में हमारे संविधान में कंसीडर किया गया है द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स ट्रेडिशनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नेशन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा संविधान जो है एक बोरोड बैग बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस पर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए के संविधान में देखने को मिलता है और वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया है। जुडिशियल रिव्यू है क्या? तो ये पावर है कोर्ट्स की टू एग्जामाइन द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू डिटरमाइन वेदर द सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी के द्वारा रिव्यू करना। रिव्यू किस चीज़ का करना? तो हमारी जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स हैं, वो कोई भी कानून बना रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, तो उसे
रिव्यू कर सकती है हमारी जुडिशरी और ये देखती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कहीं वो संविधान के किसी प्रोविज़न का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो उसको लागू रहने दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस का तरीका है जुडिशियल रिव्यू। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी चीज़ें जो ली गई हैं, फंडामेंटल राइट वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम, इनमें से क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम है? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या फिर रिलीजन। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और वही प्रमुख है, ठीक है। सर्वोच्च अगर कोई है तो वही है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ऊपर है बट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर वो भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पावर कहाँ से मिलती है? खुद कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट भी, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे पार्लियामेंटेरियंस चुने जाएंगे, कैसे हटाए जाएंगे, ये सब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, ठीक है। और रिलीजन जो है इसके बारे में भी सारी चीज़ें कि कितनी आज़ादी लोगों को दी जाएगी रिलीजन के मामले में, धर्मनिरपेक्ष होगा, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कौन है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन है। The feature of federal system of the Indian Constitution is inspired by the Constitution of Federal System का जो फीचर है, हमारा देश जो है फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, एक फेडरलिस्ट कंट्री है। और ये जो फीचर है हमारा जो इंस्पायर है कनाडा के संविधान से है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फेडरल इन नेचर और ये कनाडा से लिया गया है। फेडरलिज्म क्या होता है? तो संघात्मक व्यवस्था इसको कहते हैं हिंदी में। और फेडरल भी मतलब वही, मतलब यूनियन जो है ना, जो केंद्र है, संघ है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी और हालांकि शक्तियों का बंटवारा होगा, ठीक है। केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे काम करने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर्स थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस पूरे को बांध कर भी रखना है, ठीक है, पूरे देश को एक करके भी रखना है, तो सेंट्रल के पास ज़्यादा। यही है फेडरल सिस्टम जो कनाडा से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर अदर फीचर्स देख लेते हैं जो कनाडा से लिए गए हैं। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग होगा, हालांकि शक्तियों का बंटवारा भी होगा। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, ऐसी शक्तियाँ, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में जो अभी नहीं पता है हमें, कभी भी टाइम के साथ इमर्ज हो सकता है कोई नया मैटर, और वो मैटर मान लीजिए सेंटर, हमारे यहाँ 3 लिस्ट है ना, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कनकरेंट लिस्ट है। तो इन तीनों में मैटर्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो इन तीनों में ही मेंशन नहीं किया गया है, तो उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा, कौन फैसला लेगा, कौन कानून बनाएगा? वो कहलाती हैं रेजिडुअरी पावर्स। और आप अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिबेट रहता था कि रेजिडुअरी पावर किसे दी जाए, सेंटर को दी जाए या स्टेट को दी जाए। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो ये चाहते थे कि स्टेट्स के पास पावर हो, रेजिडुअरी पावर, और वहीं कांग्रेस जो थी या नेहरू जी थे, वो लोग ये चाहते थे कि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास हो, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ों से बार बार डिमांड करते रहते थे, जिन्ना अलग करते थे, वो कांग्रेस अलग करती थी। तो आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना है उसमें हमने रेजिडुअरी पावर सेंटर को दी है, और ये कहाँ से इंस्पायर है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ में हम देखें अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, गवर्नर्स जो है ना, गवर्नर का पद और गवर्नर की नियुक्ति सेंटर के द्वारा होगा और गवर्नर जो है स्टेट में नियुक्त होगा। ये चीज़ें भी हमने कनाडा से ली हैं। और फिर हम देखें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक और भूमिका है, जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या काम है, क्या क्या भूमिकाएं हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस करेगा। तो ये वाला ज्यूरिसडिक्शन जो है ना, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये आपको याद रखना है, DPSP जो है ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है।
पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51, 36 से 51 के बीच में ये दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा समझिए नाम से ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी, कोई नियम बनाएगी, कुछ भी काम करेगी तो वो ध्यान रखेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का। ठीक है, इसमें जो जो प्रिंसिपल्स दिए गए ना डीपीएसपी में, उनको ध्यान में रखकर ही चीज़ें बनाएगी। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि जब भी नौकरियां दी जा रही हैं तो इक्वल पोस्ट के लिए, इक्वल काम के लिए इक्वली ही पे करना है। तो इस तरह के जितने भी 36 से 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। यहाँ पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी तो है ही, इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, और राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं, 12 सदस्य। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में भी हमने ये आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित होकर ये चीज़ें रखी हैं। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से हमने ली है, जो कंकरेंट लिस्ट है वो कैसी लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, फिर एक स्टेट लिस्ट है, फिर एक कंकरेंट है। तो कंकरेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं इन टॉपिक्स पर। और अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक है कंकरेंट लिस्ट का, उस पर यूनियन गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन का भी चलता रहेगा, स्टेट का भी चलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों क्लैश कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपोजिट कानून बनाया है और यूनियन ने कुछ अपोजिट, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि यूनियन गवर्नमेंट क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, हमारी केंद्र की सरकार है, इसलिए उसका कानून जो है वो मान्य होगा, स्टेट वाला वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब क्लैश करेंगे दोनों कानून एक दूसरे के साथ। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ये वही चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है ये हमने बोरो किया है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगेन जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में दी गई है, कंकरेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। अब जॉइंट सिटिंग जो है इसका क्या मतलब है, तो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, दोनों हाउसेस, जब ऐसा होता है कि कोई कानून है और ये सिर्फ होता है जब ऑर्डिनरी बिल्स की बात हो, ठीक है, सामान्य विधेयकों की बात हो, उसी टाइम पर ये होता है कि मान लीजिए कि जो हाउसेस हैं वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि पास करना है या नहीं करना है, या फिर एक हाउस ने डिसाइड कर लिया है, दूसरा नहीं कर रहा है ये चीज़ को, तो ऐसे में क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। बुलाता कौन है, आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं अंडर आर्टिकल 108, और इसके तहत दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सिटिंग होती है जिसमें बहुमत से डिसाइड किया जाता है कि वो जो बिल अटका हुआ है वो पास करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द two houses of parliament. The concept of fundamental duties has been taken from fundamental duties. ये पहली बात तो मैं ये बता दूं, शुरुआत से नहीं थी संविधान में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में संशोधन के ज़रिए, अमेंडमेंट के ज़रिए इनको लाया गया है। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, कहाँ से ली गई हैं, तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। उस समय ये USSR हुआ करता था, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस संविधान में हुए थे। तो उनमें से एक चेंज ये भी था कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल की गई थी, बाद में एक और जोड़ी गई, तो 11 अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिलती हैं। और स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी जिसने रिकमेंड किया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में शामिल करनी चाहिए। ठीक है, और अगर कभी आ जाए थोड़ा और डिटेल में, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी, 10 में से सिर्फ 8 ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी की ये शामिल की गई, फिर 2 ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग से ऐड की गई थी।
स्वर्ण सिंह कमेटी की 8 जो रिकमेंडेशन है उनको शामिल किया गया था। और जो 2 छोड़ी गई, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, 8 को शामिल किया गया, तो 2 छोड़ी गई, मतलब अब ये 2 छोड़ी गई कौन सी थी? तो एक तो इसमें ये बोला गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कि टैक्सेस को पे करना भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया जाए, ठीक है, जिसको नहीं माना गया। तो अभी हम नहीं देखते हैं कि ऐसा कोई ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी। और दूसरी एक इनकी फंडामेंटल ड्यूटी जो इन्होंने रिकमेंड किया था यहाँ पर, वो ये किया था कि अगर ड्यूटी कोई फंडामेंटल ड्यूटी को कोई फॉलो नहीं करता है तो उस बेसिस पर पनिश करने का अधिकार ये भी होना चाहिए सरकार के पास। तो इसको भी नहीं किया गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी कुछ जस्टिशिएबल नहीं है ये, है ना, मतलब इनको अगर ये कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है किसी को। यहाँ देखते हैं रशियन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या चीज़ हमने ली है। फंडामेंटल ड्यूटी तो ली है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रियम्बल में हम देखते हैं ना, तो ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? रूल ऑफ लॉ ये भारत में यूके के संविधान से लिया गया है। और यूके के संविधान से और क्या है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फिर सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। तो जैसा आप जानते ही हैं ब्रिटिशर्स का ही उपनिवेश था भारत एक समय पर, तो इसीलिए जब हम सरकार से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविज़न देखते हैं ना कि सरकार का गठन, पार्लियामेंट का गठन, ये मोस्टली चीज़ें हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती जुलती दिखती हैं। The ideals of liberty, equality and fraternity in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of which country? तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। और आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो फ्रांस रिवोल्यूशन लिखा होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है अगर आपने, फ्रांस की क्रांति, तो वहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं ये निकल कर आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को फिर हमने अपने संविधान के प्रियम्बल में लिया है। और फिर साथ में रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो रिपब्लिक शब्द है ये भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर है। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री आर द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड? इमरजेंसी प्रोविजन हमारे ये कौन से संविधान से इन्फ्लुएंस हैं? तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिए हैं जर्मनी के संविधान से। और पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? 18, पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की। और ये प्रोविजंस इम्पोज करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। 3 आर्टिकल हैं मेनली, 352, 356 और 360 जो इमरजेंसी लगाते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352 में है, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल भी इसको कहते हैं 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है 360 के तहत। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉ वो लिया कहाँ से? यूके से, और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। बाकी अदर चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने फेडरल सिस्टम को लिया है, फेडरल स्कीम को लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स, इसके सोर्स के साथ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से लिया है तो ये बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हमने देखा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी ठीक है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जापान से है, ये भी ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो है ये न्यूजीलैंड से हमने नहीं लिया है। फिर कहाँ से लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन कौन थे? आपको अच्छे से पता ही होगा, BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और BN राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वैसे तो आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें आंसर भी मेंशन किया गया है। व्हेन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 26 नवंबर के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, क्योंकि 26 नवंबर को ही 1949 में संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था और इसी दिन
जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे इस दिन होता है 26 नवंबर को। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है अंत। आई होप आपको पसंद आई हो और अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।